गुड मॉर्निंग। मेरा नाम निकतु मेहरा है। मैं इस्माइल महिला पीजी कॉलेज में राजनीतिक विज्ञान विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। आज का जो हमारा विषय है जिसमें हम चर्चा करेंगे वो है प्लेटो के साम्यवाद का सिद्धांत। इससे पहले हमने समझा कि प्लेटो का न्याय का सिद्धांत क्या था और प्लेटो का शिक्षा का जो सिद्धांत था वो क्या था। प्लेटो ने एक आदर्श राज के व्यवस्था की है जिसमें बोला है कि आदर्श राज वो होगा जहाँ पे न्याय स्थापित होगा, और इसके लिए प्लेटो ने दो पद्धतियों का, दो व्यवस्था का की बात करी है, जिसमें एक है शिक्षा की व्यवस्था और दूसरा है साम्यवाद की व्यवस्था। तो आज हम समझते हैं कि साम्यवादी व्यवस्था क्या होती है। प्लेटो ने अपने आदर्श राज के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए दो साधनों को प्रतिपादित किया। दो तरह के साधन हैं या जरिया है जिसके द्वारा हम आदर्श राज को स्थापित कर सकते हैं। इसमें पहला है शिक्षा का सिद्धांत और दूसरा है संरक्षक वर्ग के लिए संपत्ति और पत्नी का साम्यवाद। यानी कि जैसा कि स्पष्ट है कि जो साम्यवादी सिद्धांत है वो सिर्फ और सिर्फ संरक्षक वर्ग के लिए है, और प्लेटो के अनुसार संरक्षक वर्ग में सैनिक और शासक वर्ग आते हैं। यानी कि शिक्षा की व्यवस्था उसने समाज के सभी लोगों के लिए किया, चाहे वो उत्पादक वर्ग हो, सैनिक वर्ग हो या शासक वर्ग हो, महिला हो, पुरुष हो, सभी के लिए प्लेटो शिक्षा को अनिवार्य मानता है। और साम्यवाद की व्यवस्था उसने सिर्फ और सिर्फ संरक्षक वर्ग के लिए की है, जिसमें सैनिक और शासक वर्ग आते हैं। प्लेटो प्राचीन यूनान का एक महान दार्शनिक था और उसने अपने सभी विचारों का या ज्यादातर जो उसके राजनीतिक विचार है उसका जो विवेचन किया है, जो विश्लेषण किया है, वो अपनी महत्वपूर्ण कृति द रिपब्लिक में किया है। ये आधुनिक साम्यवाद से काफी ज्यादा अलग है। जैसा कि जो आधुनिक साम्यवाद है जिसका प्रतिपादन कार्ल मार्क्स ने किया है, प्लेटो का साम्यवाद उससे काफी अलग है। जो आधुनिक साम्यवाद है वो समाज के गरीब वर्ग को के लिए जो है अपनी बातों को रखता है, लेकिन जो प्लेटो का साम्यवाद है वो समाज के जो शासक वर्ग है, जो संरक्षक वर्ग है, उसके लिए वहां तक ही मतलब उस बात को सीमित रखता है। अब आता है कि प्लेटो का साम्यवाद क्या है, इसका क्या अर्थ है। पहला है कि शासक वर्ग के लिए निजी संपत्ति का अभाव करता है। प्लेटो कहता है कि जो शासक वर्ग होगा उसे प्राइवेट प्रॉपर्टी रखने का अधिकार नहीं होगा। यदि उसे शासक रहना है, शासन करना है, सैनिक होना है, तो उसके लिए आवश्यक है कि वो कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी, अपना घर, अपनी प्रॉपर्टी, अपनी जमीन या किसी प्रकार की भी संपत्ति अपने पास नहीं रखेगा। दूसरी बात है कि निजी परिवार व्यवस्था का भी अंत करता है। जिस चीज को समाजशास्त्र में बुनियाद माना जाता है, निजी परिवार व्यवस्था, उसका प्लेटो ने निषेध किया है शासक वर्ग के लिए। वो कहता है कि जो राजा होगा उसे अपना परिवार या अपनी पत्नी या अपने बच्चे करने का अधिकार नहीं होगा, और जो सैनिक वर्ग होगा उसके साथ भी सेम व्यवस्था लागू होती है। तीसरी बात जो प्लेटो कहता है वो है सामूहिक जीवन प्रणाली। यानी कि जो दार्शनिक वर्ग होगा, जो शासक वर्ग होगा, जो सैनिक वर्ग होंगे, इनको जो जीवन प्रणाली होगी ये सामूहिक होगी, सार्वजनिक होगी। यानी कि अपनी कोई पर्सनल लाइफ नहीं होगी, पर्सनल घर नहीं होगा, पर्सनल परिवार नहीं होगा, इनका कुछ भी अपना पर्सनल या प्राइवेट नहीं होगा, बल्कि ये सामूहिक रूप से एक साथ रहेंगे, एक साथ भोजन करेंगे, और इनका कोई भी अपना पर्सनल जो सेल्फनेस है, ये जो सेल्फिश इंटरेस्ट है, ऐसा इनका कुछ भी अपना नहीं रहेगा। ऐसा करने के पीछे क्या उद्देश्य है इसको समझना जरूरी है। प्लेटो का उद्देश्य है साम्यवाद के द्वारा जो शासक होगा वो निष्पक्ष होगा, वो ईमानदार होगा और न्यायप्रिय बना रहेगा। इसमें क्या इसके प्रमुख उद्देश्य हैं? सबसे पहला है राज्य में एकता स्थापित करना। ये जो शासक वर्ग होता है उसका पद बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसके द्वारा जो कार्य है, जो उसका जीवन है, वो केवल समाज में जो उत्पादक वर्ग है, जो सैनिक वर्ग है, उनको कोऑर्डिनेट करने में, तालमेल बिठाने में रहता है। यदि उसके अपने स्वार्थ होंगे, अपने परिवार होंगे, तो कहीं ना कहीं वो समाज के बारे में भूल जाएगा और अपने बारे में सोचेगा। तो आवश्यक हो जाता है कि समाज में एकता स्थापित की जाए। इसके लिए जो है शासक वर्ग जो होगा या संरक्षक वर्ग जो होगा उसके पास अपनी प्रॉपर्टी या अपना परिवार नहीं होगा।
तेरा मेरा की भावना समाप्त करना। जब इंसान के पास प्रॉपर्टी होती है या परिवार होता है तो स्वार्थ भी पैदा होने लगता है। तो प्लेटो कहता है कि जब परिवार ही नहीं होगा, जब आपके पास प्रॉपर्टी नहीं होगी तो क्या तेरा था क्या मेरा, सब कुछ सबका होगा, सब सबके बच्चे होंगे, सब एक साथ खाना खाएंगे, एक साथ मिलजुल के रहेंगे, एक घर में रहेंगे सबके सब। तो इस प्रकार से स्वार्थ की भावना जो है वो कम हो जाएगी और जो एकता की भावना है वो आगे निकल के आएगी और पूरे राज्य को एक परिवार बना दिया जाएगा। वहाँ पे कोई जो है वहाँ पे यूनिवर्सल फैमिली की बात की जाती है कि एक ऐसा परिवार होगा जो सार्वभौमिक होगा, हर कोई सबका परिवार होगा, हर कोई सबके बच्चे होंगे, सबका अपना एक ही घर होगा, सब साथ में मिलजुल कर रहेंगे। इसका में दूसरा जो उद्देश्य है वो है भ्रष्टाचार और लालच समाप्त करना। क्योंकि प्लेटो एथेंस से है और प्लेटो जिस समय एथेंस में था उस समय लोकतंत्र वहाँ पे था और वो लोकतंत्र कहीं ना कहीं प्लेटो के अनुसार भ्रष्ट था। वहाँ पे लालची नेता होते थे जो जनता को भाषण देके और अपने वाक्पटुता से उनको जो है लाभान्वित करके चुनाव में जीत जाते थे और फिर उसके बाद करप्शन करते थे, भ्रष्टाचार करते थे, लालच करते थे, वो कभी जनता के लिए काम नहीं करते थे। तो प्लेटो कहता है कि जब परिवार ही नहीं होगा, जब संपत्ति ही नहीं होगी तो जब नेता का या जो समाज जो शासक होगा जब उसका पूरा जीवन समाज के लिए होगा, सामाजिक सेवा करने के लिए होगा, तो ऐसे में किसी प्रकार का भ्रष्टाचार होने की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती है। इसीलिए प्लेटो कहता है कि भ्रष्टाचार और लालच को समाप्त करने के लिए संपत्ति और परिवार का अभाव होना आवश्यक है और इसी तरीके से शासकों में स्वार्थ भी जो है वो नहीं होगा, उन्हीं स्वार्थ होके समाज की राज्य की सेवा में लगे रहेंगे। तीसरा जो मुख्य उद्देश्य है वो है न्यायपूर्ण शासन की स्थापना करना। न्याय तभी हो सकता है जहाँ पे स्वार्थ ना हो, जहाँ पे सेल्फिशनेस ना हो, बल्कि हर जो शासक हो वो अपने जो दो वर्ग हैं समाज के उनमें सही से तालमेल बिठाए। तो इसलिए हर वर्ग जब अपना काम करेगा, उत्पादक वर्ग अपना काम करे, शासक वर्ग अपना काम करे, सैनिक वर्ग अपना कार्य करे, तभी न्याय सही मायने में स्थापित हो पाएगा। जैसा कि प्लेटो कहता है कि मनुष्य के अंदर तीन जो है क्वालिटीज होती है, तीन गुण होते हैं और किसी में वो गुण ज्यादा होती है, किसी में कोई और गुण ज्यादा होती है और उसी के आधार पे समाज में तीन वर्ग का निर्माण होता है। ठीक है, पहला जैसे मनुष्य के अंदर होती है इच्छा या तृष्णा। जिन लोगों में इच्छा और तृष्णा ज्यादा है वो समाज में उत्पादक वर्ग होंगे। जिन लोगों में मनोविवेक या भावना ज्यादा है वो समाज के सैनिक वर्ग होंगे और जिन लोगों में बुद्धि या विवेक ज्यादा है वो समाज के शासक वर्ग होंगे। और जब ये वर्ग अपना काम, अपने कर्तव्यों को सही तरीके से निर्वाह करेगा तभी न्यायपूर्ण शासन स्थापित हो सकता है। तो साम्यवाद जो है न्यायपूर्ण शासन के लिए जो है आवश्यक हो जाता है। शासक केवल शासन पर ध्यान दे ये आवश्यक है। यदि शासक शासन पे ध्यान ना दे के अपने परिवार में या अपने संपत्ति में या अपने स्वार्थ के लिए लगा रहेगा तो कहीं ना कहीं जो समाज के और वर्ग हैं उनको सही तरीके से मार्गदर्शित नहीं कर पाएगा। तो प्लेटो का ये मानना है और ये इस पर जोर देता है कि शासक के पास अपनी संपत्ति या प्रॉपर्टी नहीं होना चाहिए। चौथा जो उद्देश्य है वो है निष्पक्ष शासक बनाना, यानी कि निष्पक्ष शासन व्यवस्था का व्यवस्था करना। यदि जो शासक होगा, जो सैनिक होगा, यदि उसके अपने कोई और इंटरेस्ट नहीं होंगे, अपने हित नहीं होंगे, जो पारिवारिक हित होता है या अपना जो पर्सनल जो इंटरेस्ट होता है, यदि ऐसा नहीं होगा तभी वो निष्पक्षता से सही तरीके से न्यायपूर्ण तरीके से जो समाज के लोग हैं उसके लिए काम कर पाएंगे। व्यक्तिगत हितों से मुक्त होना आवश्यक हो जाता है। जब व्यक्तिगत हित होते हैं, परिवार होता है तो इंसान कहीं ना कहीं स्वार्थ, एक पल के लिए भी स्वार्थ हो जाता है अपने परिवार के बारे में, अपने बारे में ना सोच के तो अपने परिवार, अपने बच्चों के बारे में सोचने लगता है। तो इसलिए आवश्यक हो जाता है कि जो राजा होगा, जो शासक होगा वो परिवार संपत्ति से मुक्त होगा और केवल समाज के हित में ही निर्णय करेगा। उसका पूरा जीवन सामाजिक होगा। जैसे कि प्लेटो ने एजुकेशन सिस्टम भी बहुत स्ट्रिक्ट रखा है और शासक की जो स्टडी है वो 50 साल और उसके बाद भी चलती रहेगी। यानी जो शासक है, जो सैनिक वर्ग है वो तो 50 साल तक मुक्त हो जाएगा, लेकिन जो शासक वर्ग होगा उसकी स्टडीज जीवन पर्यंत चलती रहेगी। यदि वो परिवार में या संपत्ति में या अपने जो पारिवारिक स्वार्थ है यदि वो उसमें लिप्त हो जाएगा तो कहीं ना कहीं वो समाज पे या सामाजिक जो वर्ग है उस पे ध्यान नहीं दे पाएगा।
और जो पांचवा उद्देश्य है, जो सबसे बड़ा उद्देश्य है प्लेटो का, वो है आदर्श राज्य की स्थापना करना। प्लेटो का जो अंतिम लक्ष्य है वो आदर्श राज्य स्थापित करना है, जहाँ पे न्याय हो, जहाँ पे समानता हो, जहाँ पे किसी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो। एक ऐसे समाज की कल्पना प्लेटो करता है जिसे वो आदर्श राज बोलता है। और इस आदर्श राज को स्थापित करने के लिए साम्यवादी व्यवस्था ज्यादा आवश्यक हो जाता है, क्योंकि इसको आदर्श बनाने का सबसे बड़ा जो काम है वो है शासक वर्ग का। और शासक वर्ग का किसी भी तरह से बेईमान होना या निष्पक्ष ना होना इस व्यवस्था को खराब कर सकता है। तो इस तरह से ये 5 बड़े मुख्य उद्देश्य रहे हैं प्लेटो का साम्यवादी व्यवस्था स्थापित करने का। अब हम आते हैं कि प्लेटो को साम्यवादी व्यवस्था का प्रेरणा कहाँ से मिला। वो कौन सी चीजें थी जिसने प्लेटो के दिमाग में ये विचार उत्पन्न किया कि शासक के लिए साम्यवाद स्थापित किया जाए। तो सबसे पहले जो प्लेटो के विचार हैं वो सोक्रेटिस से निकलते हैं। सोक्रेटिस की जो शिक्षाएं हैं, जो उनके द्वारा उसने सीखा, उनके साथ रह के जो सीखा प्लेटो ने, और ज्यादातर जो विचार हैं प्लेटो के वो सुकरात से ही प्रभावित हैं। तो सुकरात के ही, जो कि उनके गुरु भी थे, उसने सुकरात से ही जो नैतिकता है, जो सत्य है, न्याय है, इस सब की बात, या सद्गुण है, वर्चू है, इस सब की बात सुकरात ने ही प्लेटो को बताया। तो पहला प्रभाव जो है वो मुख्यतः जो है सुकरात से आता है। दूसरा था स्पार्टा की व्यवस्था। एथेंस का जो पड़ोसी था स्पार्टा, वहाँ की जो व्यवस्था थी, जो सामाजिक व्यवस्था थी, वो सामूहिक जीवन था। वहाँ पे लोग सामूहिक जीवन व्यतीत करते थे। जिस साम्यवाद की वो बात कर रहा है वो ऑलरेडी वहाँ पे इम्प्लीमेंटेड थी, व्यवहार में वहाँ पे देखने को हमें मिलता है। और जो स्पार्टा था, वहाँ के लोग बहुत ही ज्यादा अनुशासन प्रिय थे, अपनी लाइफ को बहुत ही डिसिप्लिन और पंक्चुअलिटी के साथ वो जीते थे। तो प्लेटो को वो व्यवस्था काफी अच्छी लगती थी। वहाँ पे वो जो राष्ट्र, जो वहाँ के लोग थे, उनके अंदर अपने राज्य के लिए एक भावना थी, एक प्रेम था, और उसी प्रेम को प्लेटो एथेंस में भी स्थापित करना चाहता था कि जिस सादगी से, जिस अनुशासन से स्पार्टावासी रहते और हमेशा विजयी होते हैं, अगर एथेंस भी उस चीज को इम्प्लीमेंट करते तो एथेंस भी हमेशा विजयी होगा। और तीसरी जो सबसे बड़ी एक रीजन थी वो थी एथेंस की व्यवस्था, जहाँ पे प्लेटो कहता है कि एथेंस में जो लोकतंत्र की जो कमजोरियां थी, तो वहाँ पे अयोग्य शासकों का उदय हुआ। उसने भी प्लेटो के अंदर इस चीज को डाला कि जो ये लोकतंत्र है ये खराब है। क्यों खराब है? क्योंकि यहाँ पे जनता मनोवेग से काम लेते हैं, यहाँ के शासक भ्रष्ट हैं, यहाँ के शासक जो है निस्वार्थ नहीं है बल्कि सिर्फ स्वार्थ में लोलुप्त हैं, शक्ति लोलुप हैं, सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं। तो लोकतंत्र के साथ बहुत सारी कमजोरियां हैं जो कहीं ना कहीं राज्य को कमजोर बनाता है। यदि एक मजबूत राज्य चाहिए तो राजा को जो है निष्पक्ष होना पड़ेगा, ईमानदार होना पड़ेगा, निस्वार्थ होना पड़ेगा। और इसलिए आवश्यक हो जाता है कि साम्यवादी व्यवस्था शासक के लिए स्थापित कर दिया जाए। तो इस प्रकार से जो वहाँ की व्यवस्था थी उससे भी प्लेटो काफी हद तक नकारात्मक सोचता था उसके बारे में, और इस व्यवस्था को उसने निरूपित किया। और जो चौथा पॉइंट है, कहीं ना कहीं मानव स्वभाव भी है। प्लेटो कहता है कि जो मनुष्य होता है वो स्वभाव से स्वार्थी होता है और लालची होता है। मनुष्य का ये प्रकृति है कि वो अपने बारे में सोचेगा, अपने परिवार के बारे में सोचेगा। अगर समाज और परिवार है तो अपने परिवार को चुनेगा, वो अपने जीवन को कभी भी दांव पे नहीं लगाएगा। तो ऐसे में यदि उसके पास अपनी संपत्ति होगी, अपना परिवार होगा, अपनी प्रॉपर्टी होगी, तो कहीं ना कहीं जो जिस चीज के लिए वो चुना गया है, जिस चीज के लिए उसकी जो शिक्षा दीक्षा हुई है, उस चीज को भूल जाएगा। और समाज का जो न्याय है, जो सामाजिक सेवा है, कहीं ना कहीं वो उससे वंचित होके अपने स्वार्थ के बारे में सोचना आवश्यक समझेगा। तो इसे कहीं ना कहीं नियंत्रित करना आवश्यक हो जाता है। अब मुख्यतः जो प्लेटो का साम्यवाद है उसकी क्या मुख्य विशेषताएं हैं, क्या बातें हैं जो प्लेटो एक संरक्षक वर्ग के ऊपर स्थापित करना चाहता है। पहली बात है शासक वर्ग के लिए संपत्ति और परिवार का अभाव, यानी कि समाज का जो तीसरा सबसे बड़ा वर्ग हो, जो शासक वर्ग होगा, जो संरक्षक वर्ग होगा, इन दोनों के लिए ना तो संपत्ति रखने का अधिकार होगा और ना ही इन्हें अपना परिवार बनाने का अधिकार होगा। इनकी जो जीवन प्रणाली होगी तो सामूहिक जीवन प्रणाली होगी। ये एक साथ रहेंगे, एक ही घर में रहेंगे, एक ही जो भी इनके लिए व्यवस्था की जाएगी उस टाइम पे वहां रहेंगे, एक साथ भोजन करेंगे, इनके बच्चे भी कॉमन होंगे, इनका परिवार भी कॉमन होगा।
यहाँ पत्नियां भी कॉमन होंगी, इस तरह की बात प्लेटो करता है। और उसमें प्लेटो के संरक्षक वर्ग की सबसे अच्छी बात है कि उसने उस समय प्राचीन काल में जहाँ पे समानता की कोई बात नहीं की गई है, वहाँ पे उसने स्त्री पुरुष समानता की बात करी है। यानी संरक्षक वर्ग में स्त्री भी हो सकता है और पुरुष भी हो सकते हैं, चाहे सैनिक हो चाहे शासक हो, दोनों की बात प्लेटो करता है। और तीसरी जो मेन चीज है कि प्लेटो ने एक राज नियंत्रित शिक्षा प्रणाली की बात करी है कि जो शिक्षा व्यवस्था होगी वो राज्य के कंट्रोल में होगी। बच्चा क्या पढ़ रहा है, उसके पैदा होने से लेकर के उसके अलग अलग आयु में जो शिक्षा व्यवस्था तय की गई है उसको उसी प्रकार से संचालित करना, ये काम शासक वर्ग के द्वारा ही किया जाएगा। और इसके अलावा जो शासन होगा वो विवेक पे आधारित होगा और नैतिकता पे आधारित होगा। यानी नैतिकता ही सर्वोच्च सद्गुण है, जहाँ पे नैतिकता नहीं, मोरालिटी नहीं होगी, ऐसा राज विध्वंस की तरफ बढ़ जाएगा। तो प्लेटो ने यहाँ पे राजा के लिए और शासक वर्ग के लिए, संरक्षक वर्ग के लिए ये बात फिक्स कर दिया है या तय कर दिया है कि जो शासक होगा उसको अपनी परिवार, अपनी संपत्ति रखने का अधिकार नहीं होगा, ताकि उसके मन में किसी प्रकार का लालच ना आए, किसी प्रकार का मोह ना आए, और वो एक संत की तरह, एक एक सेंट की तरह वो जो है समाज में लोगों के विकास, लोगों के कल्याण, लोगों के समृद्धि और न्याय के लिए कार्य करे। तो हालांकि जो साम्यवादी व्यवस्था है उसकी आलोचना भी बहुत होती है और मुख्यतः ये इसको इम्प्लीमेंट करना व्यवहारिक नहीं है। यही कारण है कि जो प्लेटो है उन्हें आदर्शवादी बोल देते हैं या कल्पनावादी बोल देते हैं, क्योंकि इसे इम्प्लीमेंट करना व्यवहारिक नहीं है। तो इसकी क्या आलोचनाएं हैं, कुछ इसके पॉइंट्स हैं जो हम इसको देख लेते हैं। पहले तो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभाव, यानी कि प्लेटो का जो साम्यवाद है, प्लेटो ने इतना ज्यादा साम्यवाद पे और न्याय पे इतना ज्यादा वो दे दिया, एम्फेसिस कर दिया कि वो भूल गया कि हर व्यक्ति की अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती है। व्यक्ति का ये स्वभाव होता है कि वो परिवार बनाता है, उसे प्रेम चाहिए, उसे भावना है उसके अंदर, वो प्रेम चाहिए, उसको परिवार से जो प्रेम मिलता है वो कहीं और से नहीं मिल सकता है। तो इस चीज को, जो व्यक्ति की खुद की स्वतंत्रता है, अगर व्यक्ति के अंदर लालच नहीं होगा कि प्रॉपर्टी बढ़ाने का, तो वो अपने आप को क्यों मोटिवेट करेगा आगे बढ़ने के लिए। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो कि आधुनिक समय में सबसे ज्यादा मांग है और आज भी वो दिन ब दिन हमेशा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, कहीं ना कहीं प्लेटो के विचारों में उस स्वतंत्रता का, उस फ्रीडम का अभाव है। उसने उत्पादक वर्ग को तो दे रखा है स्वतंत्रता, लेकिन जो संरक्षक वर्ग है, जो सैनिक वर्ग है, कहीं ना कहीं उसने उस स्वतंत्रता को ले लिया। नेक्स्ट हम आते हैं, परिवार व्यवस्था का समाप्त होना अव्यवहारिक है। ये सोचना कि परिवार की शासक वर्ग का परिवार नहीं होगा, सैनिक वर्ग का परिवार नहीं होगा, ये बहुत ही ज्यादा अव्यवहारिक है। अगर आप प्रैक्टिकल देखें, समाज का निर्माण ही परिवार से होता है। कुटुंब जो होता है, परिवार जो होता है, वो किसी भी समाज की पहली इकाई होती है। यदि परिवार ही नहीं होगा तो समाज का विकास कैसे होगा, इंसान अपना विकास कैसे करेगा, अपने व्यक्तिगत जो हित हैं उसका विकास कैसे करेगा। तो ये भी अपने आप में बहुत ही अव्यवहारिक बात हो जाती है कि कोई राज्य जो है वो सब जो शासक है वो बिना परिवार के होगा, और ये सिद्धांत व्यवहार में लागू करना भी कठिन है। प्लेटो ने जिस सिद्धांत को निरूपित किया है, इसको निरूपित करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसी के साथ एक इस प्लेटो के बारे में ही कहा जाता है कि एक बार जो डायनोसियस जो है सिसिली का एक राजा था, उसने प्लेटो की जो विचार था साम्यवाद का, जो आदर्श था, उसको प्रभावित होके प्लेटो को उसने अपने यहाँ पे बुलाया ताकि वो वहाँ पे आए, उसको मार्गदर्शन प्रदान करे, ताकि जो है एक आदर्श राज को डायनोसियस एस्टैब्लिश कर सके। लेकिन जब प्लेटो वहां जाता है और वहां वो उसको उसने जो कठोर साम्यवाद का नियम है वो उसके ऊपर लागू करता है डायनोसियस के ऊपर, तो ये हालांकि इसमें इसके सच्चाई के कोई हमारे पास प्रूफ नहीं है, लेकिन फिर बाद में डायनोसियस भी बहुत ज्यादा इससे नाराज हो जाता है कि जो ये व्यवस्था है वो बहुत कठोर और व्यवहारिक नहीं है। सुनने में ये भी आता है कि प्लेटो को वो बाद में बेच भी देता है। प्लेटो ने जिस प्रकार की कठोर व्यवस्था शासक के लिए करी है कि परिवार नहीं होगा, संपत्ति नहीं होगी, सुबह सुबह उठना होगा, सारी चीजें करनी होगी, एक अनुशासन में, डिसिप्लिन में करना कहीं ना कहीं एक व्यक्ति के लिए मुश्किल है। तो जो शासक था, जो राजा था, वो कहीं ना कहीं से क्षुब्ध हो जाता है और प्लेटो को वो अपने यहाँ से
हटा के उसे बेच देता है। बाद में उसे कोई मित्र उसे पाता है और वो उसको अपने साथ ले आता है। तब प्लेटो को समझ में आता है ये बात कि आदर्श राष्ट्र की कल्पना तो स्थापित करना बहुत ही मुश्किल है, और इसी के आगे वो आदर्श राष्ट्र की जगह पे आदर्शवत राज की बात करता है, जो थोड़ा प्रैक्टिकल साउंड होता है, जहाँ पे शासक, क्योंकि वो कहता है कि एक अच्छा शासक होना पॉसिबल नहीं है। प्लेटो जो है आलोचना इस आधार पे भी करता है कि इसे केवल शासक वर्ग तक सीमित करना भी सही नहीं है, क्योंकि शासक वर्ग भी व्यक्ति हैं, उनके अंदर भी भावनाएं होती हैं, उनके अंदर भी मनोवेग होते हैं, उनके अंदर भी इमोशंस होते हैं, उनके भी परिवार होना चाहिए, उनके पास भी अपना खुद को आगे बढ़ाने का मौका होना चाहिए। तो इस प्रकार से जो प्लेटो का साम्यवाद का सिद्धांत है वो पॉसिबल नहीं है उसको व्यवहारिक तौर पे इम्प्लीमेंट करना। अब निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि प्लेटो का जो साम्यवाद है वो एक आदर्शवादी सिद्धांत है, जिसका उद्देश्य एक ऐसा राज बनाना है जहां न्याय हो। तो प्लेटो का जो मेन फोकस है वो इसी बात पे है कि किस प्रकार से आदर्श राज की स्थापना की जाए और किस प्रकार से न्याय की स्थापना की जाए। दूसरी चीज, जहाँ पे एकता हो, और एकता के लिए आवश्यक हो जाता है कि समाज के सभी वर्गों में एक अच्छा तालमेल और एक अच्छी यूनिटी मेंटेन हो, और जिसके लिए शासक वर्ग का स्वार्थहीन होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। स्वार्थहीन होके ही वो शासन करेगा, तभी वो सेवा और सद्भाव से काम कर पाएगा। हालांकि ये व्यवहार में काफी कठिन भी है, लेकिन ये राजनीतिक दर्शन में एक महत्वपूर्ण योगदान देता है प्लेटो का साम्यवाद। आगे चल के साम्यवाद को और ज्यादा एक अलग तरीके से विचारधारा के रूप में विकसित करने में कार्ल मार्क्स का बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो वो हम आगे की चर्चा में क्लास में उसको डिस्कस करेंगे। अब इसी के साथ ये हम यहाँ पे क्लास खत्म करते हैं। थैंक यू।